Assalamualaikum. So in the previous lecture we studied about how the cell prepares itself for the cell division. इससे पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि सेल अपने आप को कैसे प्रिपेयर करता है कि अब वो सेल डिवीजन के अंदर चला जाए. The cell has to pass through different phases and the phases are interphase and then comes the cell division. The interphase is further divided into three phases. The first phase is the gap 1 phase, the second phase is the synthesis phase, and the third phase is the gap 2 phase. And if the cell is not prepared for the cell division, then it does not pass into the division phase. From the G1 phase, if the cell is not completely ready for the DNA duplication or DNA replication, then it goes into the G0 phase, and the G0 phase is known as the resting phase, in which it does not divide, not it prepares for the division. कि ना ये डिवाइड होता है और ना ही अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवाइड होने के लिए. अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एक सेल ने सारे इंटरफेस को पास कर दिया है, अब वो आ गया है सेल डिवीज़न के अंदर. तो सेल डिवीज़न को पढ़ने के लिए हमें इससे पहले पता होना चाहिए कि एक सेल डिवीज़न होता क्या है. सो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द सेल डिवीज़न इज़ दैट सेल डिवीज़न इज़ अ प्रोसेस. सेल डिवीज़न एक ऐसा प्रोसेस होता है बाय विच जिसकी वजह से अ पेरेंट सेल डिवाइड्स, एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स, एक 2 में या 2 से ज़्यादा सेल्स में. सेल डिवीज़न यूजुअली अकर्स एज अ पार्ट ऑफ लार्जर सेल साइकिल, कि एक कंप्लीट सेल साइकिल होता है जिसके अंदर उसके एक पार्ट को हम ये कहते हैं कि ये सेल डिवीज़न है. अब हम दोबारा पढ़ेंगे कि सेल डिवीज़न एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर पेरेंट सेल डिवाइड होता है 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स के अंदर, और सेल डिवीज़न पूरे कंप्लीट सेल साइकिल का छोटा सा हिस्सा होता है. देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न. कि अगर हम सेल डिवीज़न के टाइप्स को पढ़ने की कोशिश करें तो सेल डिवीज़न ज़्यादातर 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड होती है. एक टाइप होती है माइटोसिस और दूसरी टाइप होती है मियोसिस. अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन होती है द टाइप ऑफ द सेल डिवीज़न इन विच द पेरेंट सेल डिवाइड्स. एक ऐसी सेल डिवीज़न की टाइप कि जिसके अंदर पेरेंट सेल डिवाइड होता है इनटू 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स के अंदर, ईच हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल. सेल डिवीज़न की एक ऐसी टाइप के जिसके अंदर एक पेरेंट सेल डिवाइड हो रहा है 2 डॉटर सेल्स के अंदर, और हर डॉटर सेल के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो कितने हैं, अपने पेरेंट सेल जितने हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेरेंट सेल के पास 40 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो ईच किसके पास, उनके डॉटर सेल्स के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे वो 40 और 40 होंगे. और अब हम बात करेंगे मियोसिस की डेफिनेशन की. तो मियोसिस की डेफिनेशन क्या होती है कि अ टाइप ऑफ द सेल डिवीज़न दैट रिजल्ट्स, एक सेल डिवीज़न की ऐसी टाइप जो रिज़ल्ट होती है, बनाती है इन 4 डॉटर सेल्स, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं जिसकी वजह से ईच विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द पेरेंट सेल, और हर किसी के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट सेल. जैसे कि अगर पेरेंट सेल के पास 40 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे तो अब डॉटर सेल्स 4 डॉटर सेल्स हैं और हर डॉटर सेल के पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, 20 ईच होंगे क्रोमोसोम्स. तो अब हमने बेसिक डिफरेंस पढ़ लिया कि माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान डेफिनेशन के मुताबिक क्या डिफरेंस होता है. कि माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीज़न होती है कि जिसके अंदर पेरेंट सेल डिवाइड होता है अपने 2 डॉटर सेल्स के अंदर, और हर किसी के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो बिल्कुल पेरेंट सेल जितने ही होते हैं. और जो मियोसिस है वो एक ऐसी सेल डिवीज़न होती है कि जिसके अंदर 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और हर डॉटर सेल के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाते हैं हाफ नंबर के अंदर मियोसिस के अंदर. अच्छा, अब हम बात करेंगे माइटोसिस और मियोसिस के डिफरेंस की. तो सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है माइटोसिस और मियोसिस का, कि माइटोसिस इन्वॉल्व्स 1 सेल डिवीज़न. माइटोसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीज़न एक ही बार होती है कि एक पेरेंट सेल है, अब वो एक ही बार डिवाइड हो जाएगा अपने 2 डॉटर सेल्स के अंदर.
और अगर हम मियोसिस के डिफरेंस की बात करें तो मियोसिस के अंदर सबसे पहला क्या होता है कि इन्वॉल्व्स 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन। कि मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर जो सेल डिवीजन है वो 2 बार होता है। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक बार पेरेंट सेल डिवाइड हुआ 2 डॉटर सेल्स के अंदर, और अब वो डॉटर सेल्स जो 2 बने हैं वो एक बार डिवाइड होंगे 2 और डॉटर सेल्स के अंदर। इसकी वजह से क्या होगा कि एक पेरेंट सेल जो है अब वो 4 डॉटर सेल्स बनाएगा अलग अलग, और इन डॉटर सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ होंगे एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। Here comes the page number 3 and the difference is number 2. The difference between mitosis and meiosis number 2 is result in 2 daughter cells। के माइटोसिस की वजह से जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। और मियोसिस का डिफरेंस नंबर 2 है कि रिजल्ट्स इन 4 डॉटर सेल्स। के जो डॉटर सेल्स बनते हैं मियोसिस की वजह से वो होते हैं 4। अब हम पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस नंबर 3। तो डिफरेंस नंबर 3 इज़ इट रिजल्ट्स इन डिप्लॉयड डॉटर सेल्स। डिप्लॉयड डॉटर सेल्स के अंदर माइटोसिस रिजल्ट करता है, माइटोसिस की वजह से डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनते हैं। अब डिप्लॉयड का क्या मतलब होता है? क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम एज द पेरेंट सेल। डिप्लॉयड का मतलब ये होता है कि एक पेरेंट सेल डिवाइड तो हो गया है डॉटर सेल के अंदर, लेकिन जो डॉटर सेल बना है उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो बिल्कुल सेम होता है जितना पेरेंट सेल के अंदर होता है। अब डिफरेंस नंबर 3 इन द मियोसिस इज रिजल्ट इन हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। के मियोसिस की वजह से जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो असल में हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का क्या मतलब होता है कि क्रोमोसोम नंबर इज़ हाफ फ्रॉम द पेरेंट सेल। इसका मतलब ये होता है कि एक पेरेंट सेल डिवाइड तो हुआ है अपने 2 डॉटर सेल्स के अंदर, लेकिन जो डॉटर सेल्स बने हैं उसके अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं वो हाफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। कि अगर पेरेंट सेल के अंदर 40 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे तो अब जो डॉटर सेल्स बने हैं उसके अंदर 20 ईच होंगे। अब आता है डिफरेंस नंबर 4। डिफरेंस नंबर 4 इज़ डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। कि जैसे पेरेंट सेल थे अब डॉटर सेल्स जो बने हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट सेल जैसे ही होते हैं। अब क्या है डिफरेंस नंबर 4 इन द मियोसिस इज़ डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट। के सेम नहीं होते, पेरेंट सेल से सिमिलर होते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक पेरेंट सेल जैसे होते हैं लेकिन 100% पेरेंट सेल जैसे नहीं होते। अब क्या है डिफरेंस नंबर 5 अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट वायरसेस। के ये जो माइटोसिस होता है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है लेकिन वायरसेस के अंदर नहीं होता। अब क्या है डिफरेंस नंबर 5 इन द मियोसिस अकर्स इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई। कि जितनी भी रिप्रोडक्शन होती है एनिमल्स के अंदर, फंजाई के अंदर या फिर किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ मियोसिस की वजह से होती है। अब आता है डिफरेंस नंबर 6 इन द माइटोसिस क्रिएट्स ऑल बॉडी सेल्स सोमैटिक। सोमैटिक बॉडी सेल्स कौन से होते हैं? जिसकी वजह से ग्रोथ होती है, जो बिल्कुल पेरेंट सेल जैसे सिमिलर सेल्स बनते हैं। के सोमैटिक सेल्स क्रिएट करता है माइटोसिस अपार्ट फ्रॉम दी जर्म सेल्स, एग्स एंड स्पर्म्स। के ये जो जर्म सेल्स होते हैं जैसे कि एग्स और स्पर्म्स वो क्रिएट नहीं करता बल्कि सिर्फ और सिर्फ सोमैटिक सेल्स बनाता है। अगर हम बात करेंगे मियोसिस की तो मियोसिस के अंदर क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स ही बनते हैं, सोमैटिक सेल्स नहीं बनते। इसके अलावा क्या होता है कि मियोसिस के अंदर जो जर्म सेल्स बनते हैं, एग्स और स्पर्म्स, वो इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अब हमें वो सारे डिफरेंस पता चल गए हैं जो कि माइटोसिस और मियोसिस के अंदर होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कि पर्पस ऑफ द सेल डिवीजन। कि सेल डिवीजन जब होती है, जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है अपने डॉटर सेल्स के अंदर, तो हम उससे क्या हासिल करना चाहते हैं कि हमारी जो अचीवमेंट का पर्पस होता है कि हमें इससे क्या अचीव होगा ये डिवीजन से, तो वो हम पढ़ेंगे कि पर्पस ऑफ सेल डिवीजन क्या है। सो इसका पहला पॉइंट ये है कि द रिप्रोडक्शन ऑफ इंटायर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। के सेल डिवीजन की वजह से क्या होता है? प्रोडक्शन होती है एक पूरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। अब बात आती है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। तो द ऑर्गेनिजम्स विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी पूरी बॉडी कंसिस्ट करती है सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल के ऊपर, और इनकी एग्जाम्पल्स के अंदर आते हैं
एक एग्जाम्पल आती है इसके अंदर अमोइबा और दूसरी एग्जाम्पल आती है पैरामीशियम। जो अमीबा होता है ये हमारे पास फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है। ये सिंगल सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल के ऊपर कंसिस्ट करता है। अब आती है दूसरी एग्जाम्पल कि हम लोग क्या कर सकते हैं हासिल सेलुलर डिवीजन से। तो इसके अंदर आता है द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स। कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं, उसके अंदर ये क्या करवाती है, ग्रोथ करवाती है और रिप्रोडक्शन करवाती है। ग्रोथ कैसे होता है कि जो बॉडी है वो इंक्रीज़ करती है अपने साइज़ के अंदर, कब, जब पुराने जैसे सेल्स नए बनते हैं तो उनकी वजह से हमारे पास होती है ग्रोथ। और रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ के अंदर क्या आता है, अगर कोई टिश्यू फॉर एग्जांपल कहीं से ख़राब हो गया, हमारी स्किन एक ऑर्गन है जो कि सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। इसके अंदर क्या होता है, अगर स्किन का कोई हिस्सा ख़राब हो गया तो वहाँ पर स्किन जो होती है वो दोबारा रिपेयर हो जाती है कुछ दिन बाद। तो वो रिपेयर का प्रोसेस कैसे होता है, वो भी सेल डिवीजन की वजह से होता है। अब आता है आगे द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, एग्स एंड स्पर्म्स फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर जो एग्स और स्पर्म्स बनते हैं, और हमने अभी पढ़ा था कि एग्स और स्पर्म्स किसके अंदर बनते हैं, मियोसिस के अंदर बनते हैं। किसके लिए बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनते हैं, क्योंकि ये मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग होते हैं। इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, द ऑर्गेनिजम्स कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन सेल्स। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है, एक से ज़्यादा सेल्स के ऊपर कंसिस्ट करती है, मतलब बहुत सारे सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और इनकी एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास आते हैं एनिमल्स और प्लांट्स। अब हम बात करेंगे माइटोसिस की डिटेल के अंदर। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि माइटोसिस का लफ्ज़ असल में आया किधर से है। सो द टर्म माइटोसिस इज़ क्वाइंड बाय वर्ल्डर फ्लेमिंग इन 1882। के 1882 के अंदर हमें वेल्डर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने माइटोसिस के बारे में बताया था। It is derived from the Greek word mitos which means thread। कि ये ग्रीक वर्ड माइटोस से लिया गया है, कि जिसका मतलब होता है थ्रेड का। इसको थ्रेड जैसा क्यों कहते हैं, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग इसके अंदर क्रोमोसोम्स की बात करते हैं कि क्रोमोसोम पेरेंट से डॉटर सेल्स के अंदर शिफ्ट होते हैं। अगर क्रोमोसोम शिफ्ट होते हैं तो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल थ्रेड जैसा होता है, और इसकी वजह से हम लोग इसके प्रोसेस को नाम देते हैं माइटोसिस, जिसका मतलब होता है थ्रेड का। देयर आर सम ऑल्टरनेट नेम्स फॉर दिस प्रोसेस, के कुछ और नाम भी होते हैं इस प्रोसेस के लिए, कि जिसके अंदर पहला वर्ड आता है कैरियोकाइनेसिस। इस कैरियोकाइनेसिस का मतलब असल में होता है हमारे पास न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड हो गया दो न्यूक्लियाई के अंदर। अ टर्म इंट्रोड्यूस बाय स्लेकर इन 1878। कि इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था स्लेकर ने 1878 के अंदर। और इक्वेशनल डिवीजन, या फिर इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी कह सकते हैं, प्रोपोज्ड बाय ऑगस्ट वेजमैन इन 1887। कि ये वर्ड जिसको हम कह रहे हैं इक्वेशनल डिवीजन, वो अगस्त वेजमैन ने हमें बताया था 1887 के अंदर। However, the term mitosis also used in broad sense by some author। कि ये वर्ड जो माइटोसिस है इसको बहुत ज़्यादा वास्ट टर्म्स के अंदर के, और अगर हम इसकी गहराई से पढ़ना चाहें तो इसको बहुत सारे ऑथर्स ने यूज़ किया है टू रेफर टू अ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस टुगेदर। कि अगर हम कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को आपस में कंबाइन कर दें तो उनके लिए ये इस्तेमाल होगा वर्ड माइटोसिस। कैरियोकाइनेसिस का क्या मतलब होता है, ये कंसिस्ट करता है दो वर्ड्स के अंदर, कैरियो और काइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। इसका मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस की मूवमेंट, और अगर इस वर्ड को हम कंबाइन कर कर पढ़ें तो ये वर्ड आता है हमारे पास कैरियोकाइनेसिस। लेकिन यहाँ पर हम मूवमेंट का मतलब असल में डिवीज़न ही लेंगे, कि अगर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है अपने न्यूक्लियाई के अंदर तो वो असल में कैरियोकाइनेसिस है।
इसके बाद हमने बात की साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस दो वर्ड्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, साइटो और काइनेसिस। साइटो का जो वर्ड है वो साइटोप्लाज्म से निकला है और जो काइनेसिस का वर्ड होता है इसका मतलब होता है मूवमेंट। लेकिन यहाँ पर हम काइनेसिस के वर्ड को जो है वो ऐसे ही लेंगे कि जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो रहा है दो साइटोप्लाज्म के अंदर, तो इसको हम कहेंगे कि ये साइटोकाइनेसिस है। अगर इन दो टर्म्स को हम कंबाइन कर कर पढ़ेंगे कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, मतलब सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो दो न्यूक्लियाई के अंदर और उसके बाद जो है साइटोप्लाज्म वो भी डिवाइड हो, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास आ गया माइटोसिस। और इस माइटोसिस को हम लोग यूज़ करते हैं कैसे, एज एन इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं इसे। लेकिन अगर हम लोग इक्वेशनल डिवीजन की बात करेंगे तो ये वर्ड ज़्यादातर मियोसिस 2 के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि मियोसिस का जो 2 पार्ट होता है, सेकंड पार्ट, उसको बिल्कुल हम लोग माइटोसिस की तरह ही कंसीडर करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशनल डिवीजन है। अब हमने न्यूक्लियस के डिवाइड करने की बात की, तो हम न्यूक्लियस को बिल्कुल ब्रॉडली डीपली स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस टेक कंट्रोल ऑफ ऑल द सेल एक्टिविटीज़, कि न्यूक्लियस सारी सेल एक्टिविटीज़ को देखता है। द प्रोटीन सिंथेसिस, कि अगर सेल के अंदर जो है प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है तो वो कितना हो रहा है। इट कंटेन्स द डीएनए, न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है, एंड डीएनए इज़ रिस्पॉन्सिबल, और ये डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसफरेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी ट्रांसफरेंस होगी, मतलब वो जगह से मुंतकिल हो जाएंगे। कहाँ से? फ्रॉम द पेरेंट्स से टू द ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, बच्चों के अंदर। द डीएनए हैज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, डीएनए के पास होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, आगे लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कोड्स की सूरत में। अब हमने डीएनए की बात की कि न्यूक्लियस के अंदर असल में होता है हमारे पास डीएनए। तो अब हम डीएनए को स्टडी करेंगे कि डीएनए क्या होता है। तो डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डीएनए के पास 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं दैट कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, ये क्या करती हैं, एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपटी हुई होती हैं, टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स कैरिंग जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये क्या बनाती हैं, कॉइल होकर लिपट कर क्या बनाती है, डबल हेलिक्स चेन बनाती है, जिसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे होती है, इन द फॉर्म ऑफ कोड्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर दी डेवलपमेंट के लिए, फंक्शनिंग मतलब कैसे परफॉर्म करना है उसके लिए, ग्रोथ बढ़ने के लिए, एंड रिप्रोडक्शन के रिप्रोडक्शन करने के लिए, ऑफ ऑल नोन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं पेज नंबर 5 के ऊपर। और हम लोगों ने पहले ये पढ़ा कि एक डीएनए क्या होता है, कि जिसके अंदर हमारे पास 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन्स होती हैं और ये इर्द गिर्द लिपटी हुई होती हैं एक दूसरे के। इसके अलावा आगे क्या लिखा हुआ है पेज नंबर 5 के ऊपर, कि इट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजीनस बेसिस, कि इसके अंदर नाइट्रोजीनस बेसिस होती हैं जॉइन टुगेदर बाय डबल एंड द ट्रिपल बॉन्ड्स, और ये नाइट्रोजीनस बेसिस एक दूसरे से जॉइन होती हैं डबल बॉन्ड की वजह से और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। ये नाइट्रोजीनस बेसिस अब 4 तरीके की होती हैं। इसके अंदर आता है एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन। इसके अलावा भी होती हैं, लेकिन हम लोग मेजर जो है ना इसके अंदर डीएनए के अंदर 4 के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजीनस बेसिस के अंदर आता है सबसे पहले एडेनिन और थाइमीन। अगर एडेनिन ने कभी भी किसी दूसरी नाइट्रोजीनस बेस के साथ बॉन्ड बनाना है तो वो डीएनए के अंदर सिर्फ और सिर्फ थाइमीन के साथ बनाएगा, और ये थाइमीन के साथ कैसे अटैच होगा, बाय दी डबल बॉन्ड। इसी तरह अगर थाइमीन है उसने कभी डबल बॉन्ड बनाना होगा तो वो हमेशा एडेनिन के साथ बनाएगा, और इस डबल बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे कि एडेनिन और थाइमीन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। कैसे? एक डबल बॉन्ड के स्ट्रक्चर से। अब बच गए हमारे पास 2 नाइट्रोजीनस बेसिस, जिसके अंदर आता है गुआनिन और साइटोसिन। अगर गुआनिन ने डीएनए के अंदर किसी भी दूसरी नाइट्रोजीनस बेस के साथ क्या बनाना है, बॉन्ड बनाना है, तो वो हमेशा साइटोसिन के साथ बनाएगा, और ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं बाय द ट्रिपल बॉन्ड। ये एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए से अटैच होते हैं। इस तरह अगर हमारे पास आ गया
कि साइटोसिन ने बॉन्ड बनाना है, तो साइटोसिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये एक दूसरे के साथ कैसे अटैच होंगे, बाय द ट्रिपल बॉन्ड अटैच होंगे। तो हम लोग कहेंगे कि अगर एडेनिन ने बॉन्ड बनाना है तो वो थायमीन के साथ बनाएगा बाय द डबल बॉन्ड, ठीक है। और अगर ग्वानिन ने अटैच होना है साइटोसिन के साथ तो वो भी हमेशा कैसे अटैच होगा, एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा। अब हम बात करेंगे आगे साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म पहले हमारे पास क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया 2 न्यूक्लियाई के अंदर इन द सेल डिवीजन। इसके बाद आता है हमारे पास साइटोप्लाज्म। ऑल द अदर पोर्शन प्रेजेंट इन द सेल, न्यूक्लियस के अलावा सारा पोर्शन जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, कंटेनिंग द ऑर्गेनेलिज, इसके अंदर क्या होती हैं, ऑर्गेनेलिज होती हैं, इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस के अलावा बाकी सारा हिस्सा जो कि एक सेल के अंदर मौजूद है, ये उस सेल का साइटोप्लाज्म है। Mitochondria, Golgi apparatus and endoplasmic reticulum along with the other organelles are present in the cytoplasm। इसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारे पास चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी अपरेटस हो या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, और इसके अलावा बहुत से ऑर्गेनेलिज इसके अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, इसके अंदर रिबोसम्स आ सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या आ सकते हैं, प्लास्टिड्स आ सकते हैं, इसके अंदर और बहुत सारे ऑर्गेनेलिज आ सकते हैं। ये सब क्या होंगे, ये प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अब हमने क्या किया कि सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया जो कि डिवाइड हो रही हैं किसके अंदर, सेल डिवीजन के अंदर। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 6 के अंदर प्राइमरी रिजल्ट, कि हम लोगों को प्राइमरी रिजल्ट क्या मिलेगा, किसकी वजह से, कि ये जो सेल डिवीजन हो रही है इसके अंदर हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, कि सेल डिवीजन भी कैसे हो रही है, माइटोसिस की वजह से हो रही है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या होता है कि द ट्रांसफरेंस ऑफ द पेरेंट्स जीनोम इनटू द 2 डॉटर सेल्स, कि हमारे पास क्या होगा, जो पेरेंट्स का जीनोम है वो ट्रांसफ़र हो गया 2 डॉटर सेल्स के अंदर। ये हमारे पास क्या होगा, पर्पस होगा। अगर हमारे पास क्या हो रही है, सेल डिवीजन हो रही है बाय द माइटोसिस, हमारे पास क्या है, एक पेरेंट सेल है और ये पेरेंट सेल डिवाइड हो गया 2 डॉटर सेल्स के अंदर। इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, अचीवमेंट है माइटोसिस की, ठीक है। पेरेंट्स जीनोम का हमने नाम लिया था, तो अब हम जीनोम के बारे में पढ़ेंगे कि जीनोम क्या होते हैं। जीनोम, द जीनोम इज़ कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जीनोम के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइटली कॉइल्ड डीएनए, ये क्रोमोसोम किससे मिलकर बनते हैं, कॉइल्ड डीएनए, मतलब एक दूसरे से लिपटा हुआ डीएनए। कैसे, जो कि एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा दैट कंटेन्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और इस डीएनए के पास क्या होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे होती है, इन द फॉर्म ऑफ कोड्स होती है। इसके अंदर कोड्स होते हैं कुछ, और ये कोड्स कैसे होते हैं, नाइट्रोजीनस बेसिस की सूरत में होते हैं। ये कोड्स क्या करते हैं कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। आगे लिखा हुआ है वाइटल फॉर दी प्रॉपर सेल फंक्शन, ये किसके लिए ज़रूरी होती है, सेल के फंक्शन के लिए ज़रूरी होती है। ये हमारे पास जीनोम होता है। असल में जीनोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं बहुत सारे, जो कि किससे मिलकर बने हुए होते हैं, जो कि मिलकर बने हुए होते हैं हमारे पास डीएनए से, जो कि कॉइल्ड होता है एक दूसरे के इर्द गिर्द, जिसके पास होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और ये ज़रूरी होती है सेल के फंक्शन के लिए। इसके बाद आ गया, हमने यहाँ पर क्रोमोसोम्स का नाम लिया था, तो हम लोग क्रोमोसोम के बारे में अब डिटेल से पढ़ेंगे कि असल में क्रोमोसोम क्या होती हैं। क्रोमोसोम 2 वर्ड के ऊपर कंसिस्ट करता है, क्रोमो और जोम। अगर हम बात करें क्रोमो, तो क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड, और सोमा का मतलब होता है कि बॉडी। अगर हम इन दोनों वर्ड को आपस में कंबाइन कर कर पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है क्रोमोसोम, मतलब कलर्ड बॉडी। इन द न्यूक्लियस ईच सेल कंटेन्स डीएनए मॉलिक्यूल। न्यूक्लियस के अंदर हर किसी सेल के पास क्या होता है, डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, पैकेज्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। इसके पास क्या होते हैं, थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं।
अब आगे लिखा हुआ है कि इन क्रोमोसोम्स डीएनए इज कॉइल्ड मैनी टाइम्स, कि ये एक दूसरे के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा फोल्ड हुआ होता है। अराउंड प्रोटीन्स के इर्द गिर्द डीएनए कॉइल्ड होता है। एंड दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड हिस्टोन्स। इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास हिस्टोन है। और ये प्रोटीन क्यों ज़रूरी होते हैं? ये प्रोटीन इसलिए ज़रूरी होते हैं ताकि ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को क्या कर सकें, सपोर्ट कर सकें। हम लोगों ने क्रोमोसोम के बारे में क्या पढ़ा कि क्रोमोसोम थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है जो कि प्रोटीन्स के इर्द गिर्द क्या होता है, कॉइल्ड होता है, लिपटा हुआ होता है। और इन प्रोटीन्स को हम असल में क्या कहते हैं, हिस्टोन कहते हैं। ये ज़रूरी क्यों होता है? ताकि ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाए। आगे लिखा हुआ है द रिजल्टेंट डॉटर सेल शुड बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल, कि जो हमारे पास डॉटर सेल बन रहा है वो बिल्कुल पेरेंट सेल जैसा ही होना चाहिए। हमने क्यों बोला कि ये क्यों होना चाहिए, इसका क्या रीज़न है? क्योंकि माइटोसिस की वजह से जो है वो बनते हैं सोमैटिक सेल्स, और जो सोमैटिक सेल्स हैं वो ग्रोथ के अंदर काम करते हैं। अब अगर हमारी ग्रोथ हो रही है तो वहाँ पर जितने भी सेल्स हैं वो सब एक दूसरे जैसे होने चाहिए, उनके सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से मैच करते होने चाहिए। अगर ये एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होंगे अपने पेरेंट्स से। अब हम बात करेंगे क्रोमोसोम डुप्लीकेशन की। तो द क्रोमोसोम डुप्लीकेशन अकरिंग इन द एस फेज ऑफ द इंटरफेज, जो क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो रही थी, क्रोमोसोम अपने जैसा एक और क्रोमोसोम, जैसे कि डीएनए डुप्लीकेशन हो रही है, किसके अंदर? सिंथेसिस फेज के अंदर। और ये सिंथेसिस फेज किसके अंदर आता है? इंटरफेज। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि इंटरफेज के अंदर 3 फेजेस होते हैं, G1 सिंथेसिस और फिर G2। G1 के अंदर सेल का साइज इंक्रीज होता है, सेल क्रोमोसोम्स जो हैं वो डुप्लीकेट करवाते हैं। इसके बाद आती है बारी डीएनए डुप्लीकेशन की सिंथेसिस के अंदर, और उसके बाद आता है G2 का फेज़। और इस G2 के अंदर फेज़ के अंदर होता है कि प्रोटीन्स अगर नहीं बने हैं तो वो प्रोटीन्स बन जाते हैं। सेल अपनी सारी इन्वायरमेंट जो है वो देखता है कि अब सेल डिवाइड होने के लिए तैयार है या फिर नहीं है। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है कि एस फेज ऑफ द इंटरफेज रिजल्ट्स इन 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स, कि जो सिंथेसिस फेज है जब ये ख़त्म होता है तो इसके अंदर क्या होते हैं, 2 क्रोमैटिड्स बनते हैं। इस क्रोमैटिड्स को हम क्या कहते हैं? हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स का क्या मतलब होता है कि ये बिल्कुल एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं। इससे हमारी मुराद ये है कि अगर एक क्रोमैटिड है तो वो दूसरे क्रोमैटिड का सिस्टर क्रोमैटिड है, और ये दोनों क्रोमैटिड मिलकर क्या बना रहे हैं? एक क्रोमोसोम बना रहे हैं। बाउंड टुगेदर, एक दूसरे से बाउंड होते हैं। जिस जगह पर ये बाउंड होते हैं एक दूसरे से उसको हम क्या कहते हैं? बाय द कोहेजन प्रोटीन्स। कोहेजन प्रोटीन्स की वजह से एक दूसरे से बाउंड होते हैं, और उस कोहेजन प्रोटीन की वजह से जिस जगह पर ये बाइंड हो रहे हैं उस जगह को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो रही थी सिंथेसिस फेज के अंदर, उसकी वजह से हमारे पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बन रहे हैं। और ये जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये क्या है? एक दूसरे से आइडेंटिकल हैं। ये एक दूसरे से ना सिर्फ आइडेंटिकल हैं बल्कि इनके पेयर को हम क्या कहते हैं? इनके पेयर को हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास हैं क्रोमोसोम। एक पूरा पेयर जो है उसको हम कहेंगे कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है। और ये बिल्कुल कैसा होता है? अपने पेरेंट क्रोमोसोम जैसा होता है जिसके सेल से ये मिलकर बना हुआ था। और हमने इसके अंदर क्या चीज़ पढ़ी? और हमने इसके अंदर ये चीज़ पढ़ी कि जिस जगह पर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं वो जगह को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। और किस चीज़ की वजह से एक दूसरे से अटैच होते हैं? प्रोटीन्स की वजह से एक दूसरे से अटैच होते हैं, और उन प्रोटीन्स को हम असल में कहते हैं कोहेजन प्रोटीन्स। तो इस तरह हमारा जो आज का लेक्चर है वो ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर हमने कौन कौन सी बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा। हमने सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ा कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। हमने उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा कि उसकी 2 तरीके की टाइप्स होती हैं, कौन सी? माइटोसिस और मियोसिस। अब उन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस होता है हमने ये पढ़ लिया। उसके बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ लिए कि उनके अंदर जो डिफरेंस होता है वो किस किस चीज़ के ऊपर बेस करता है। इसके अलावा हमने पर्पस पढ़ लिया
कि सेल डिवीज़न का पर्पस क्या होता है, कि नए सेल्स को बनाना, ग्रोथ करवाना, रिप्रोडक्शन करवाना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिपेयर करवाना। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, डेरिवेशन पढ़ी माइटोसिस की, कि ये वर्ड जो है वो कहाँ से हमने हासिल किया है, माइटोसिस का क्या मतलब होता है, और हमने माइटोसिस के अलावा और कौन सा ऐसा वर्ड जो है वो यूज़ किया है कि जिससे वजह से हमें पता चले कि ये माइटोसिस है। हमने इस लेक्चर के अंदर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बारे में पढ़ा कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस क्या होते हैं। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस की डिवीज़न और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म की डिवीज़न। फिर हमने पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में कि ये सारी सेल एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके पास डीएनए होता है और ये डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफरेंस ऑफ कैरेक्टर्स के लिए। इसके अलावा क्या होता है, इसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, कैसे कोड्स के अंदर। डीएनए के बारे में हमने पढ़ा कि डीएनए के पास 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन्स हुआ करती थी और इसके दरमियान नाइट्रोजीनस बेसेस होती हैं और ये नाइट्रोजीनस बेसेस के पास कोड्स होते हैं जो कि किस चीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक जो एक्टिविटी होती है सेल की वो अच्छे तरीके से क्या हो सकती है, कवर हो सकती है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, इसके अलावा हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था कि वो कैसे डिवाइड होता है। इसके बाद हमने पढ़ा प्राइमरी रिजल्ट के बारे में कि हम माइटोसिस से क्या रिजल्ट असल में हासिल करना चाहते हैं। फिर हमने उसके अंदर पढ़ा था कि जीनोम ट्रांसफ़र होते हैं। फिर हमने जीनोम के बारे में पढ़ा कि उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर हमने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा। क्रोमोसोम्स के बारे में हमने क्या पढ़ा कि इसके अंदर होता है न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस के पास होता है डीएनए। डीएनए को हम क्या कहते हैं कि ये डीएनए कॉइल्ड होता है प्रोटीन्स के इर्द गिर्द और उन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, हिस्टोन्स। ये इसकी वजह क्या होती है, ताकि ये क्या कर सके, उसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर सकें। इसके बाद हमने पढ़ा क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन, कि जब क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होते हैं एस फेज़ के अंदर, जो कि इंटरफेज़ का एक पार्ट है, तो क्या होता है कि वो आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स बनाते हैं। अब ये एक पेयर होता है क्रोमैटिड्स का और दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं। ये जिस पार्ट के ऊपर एक दूसरे से अटैच होते हैं वो असल में प्रोटीन कोहेजन का पार्ट होता है और उस पार्ट को हम असल में कहते हैं सेंट्रोमेयर।